Which among the following solutions has maximum pH at 25 डिग्री सेंटीग्रेड? pH आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। pH के लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्यों? बेसिक सॉल्यूशन में जब पानी ऐड करते हैं तो pH घटता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब पानी हम ऐड करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। किसी केस का क्वेश्चन था NaCl, कितना भी पानी मिला दो सॉल्यूशन का pH सेम रहेगा। मतलब कितना? लोकलाइज होने का मतलब है कि लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट है, और डीलोकलाइज होने का मतलब है कि लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग दी फॉलोइंग इज, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगेन, क्योंकि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आना ही आना ही है सब। हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और नीट 2025 के लिए 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है ये, जहाँ पे क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 KPKC। ये क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम से, मल्टीपल टाइम्स केमिकल इक्विलिब्रियम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रिलेशन तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं वो KP बाई KC के फॉर्म में दिए हैं। इट मीन्स अगर KP बाई KC करेंगे तो हमें सिर्फ चेक करना है RT की पावर डेल्टा NG। तो इस क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन के लिए हम लोग डेल्टा NG निकालेंगे और रिलेशन पुट करके देख लेंगे आंसर कितना आ रहा है। जैसे इसकी अगर बात करूं, इस रिएक्शन की डेल्टा NG कितना आ जाएगा? 2 मोल गैस के यहाँ पे 3 मोल गैस के यहाँ पे, तो 2 - 3 कितना आ गया? -1। इसका मतलब पहले वाले के लिए रिलेशन क्या आ जाएगा? KP ओवर KC RT की पावर -1, इसका मतलब 1 ओवर RT। 1 ओवर RT मतलब कि ऑप्शन कौन सा? 4। तो पहले वाले का ऑप्शन कितना आ गया? A का ऑप्शन आ गया है 4। तो A का ऑप्शन 4 इन दोनों के लिए है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो एलिमिनेट हो गए, थर्ड फोर्थ में चेक करते हैं। थर्ड फोर्थ में एक काम करते हैं, C या D में से किसी को चेक कर ले तो अपने कम टाइम में आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल हम लोग देखते हैं D के लिए। D के लिए ये तो सॉलिड के मोल्स हैं, ये गैस के हैं, ये सॉलिड के मोल्स हैं। इन दोनों को सॉलिड के मोल्स हटा दें। प्रोडक्ट के गैस के मोल्स 0 0 -2, मतलब कि यहाँ पे डेल्टा NG कितना आ गया? -2। -2 का मतलब कितना आ गया? 1/RT की पावर 2। मतलब कि इस डी ऑप्शन के लिए कौन सा आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन डी के लिए 2, डी के लिए 2, डी के लिए 2, ए के लिए 4। तो करेक्ट आंसर कौन सा? 4। इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए नीट में, तो जरूर देख के जाना, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज मैक्सिमम पीएच एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? पीएच आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। पीएच के लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सब के लिए कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन का नेचर चेक करेंगे। जैसे कि अगर पीएच की बात करें 25 पे, ये हो गया 0, ये हो गया 14, और ये हो गया 7। 7 से ज़्यादा कौन सा? बेसिक। 7 से कम कौन सा? एसिडिक। तो जिस सॉल्यूशन का पीएच ज़्यादा होगा वो डेफिनेटली किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? बेसिक टाइप का। तो हम यही चेक करते हैं मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। तो मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन के लिए ये तो एसिड हो गया, हटा दें इसको। ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल का मतलब पीएच हो गया 7। न्यूट्रल हो गया, सॉरी एसिडिक हो गया पहला, तीसरा हो गया न्यूट्रल। इन दोनों में से आंसर मिलेगा। ये दोनों के दोनों सॉल्ट हैं। NH4 सॉल्ट, NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन किससे मिला होगा? NH4OH से। CN आयन किससे मिला होगा? HCN से। सिमिलरली NaCN में Na किससे मिला होगा? NaOH से। CN माइनस किससे मिला होगा? HCN से। NH4OH वीक बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये तो सेम ही है एसिड। इसका मतलब जिसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसका पीएच भी 7 से उतना ही ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 पाथ? SN1 पाथ देखते साथ ही समझ में आता है कि SN1 पाथ, SN1 पाथ के लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप था या रीडिटरमाइनिंग फैक्टर था, रीडिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, उसमें हम लोग किसका चेक करते थे भाई? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इन सब में अगर स्टेबिलिटी चेक करें, ये तो अनस्टेबल बनेगा, Cl माइनस निकलेगा, तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब हाईली अनस्टेबल, तो ये तो हटा ही दें। यहाँ पे जैसे ही Cl माइनस जाएगा CH2 पे प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? प्लस कार्बोकेटायन। इसको हटाने के बाद
और पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस मिल जाएगा, मतलब कि ये काफ़ी स्टेबल हो रहा है। तो ये एक स्टेबल हो गया कार्बोकेटायन। यहाँ से Cl माइनस हटाओगे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, रेजोनेंस मिल नहीं रहा है, सिर्फ 2 का हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। यहाँ से Cl माइनस हटाओगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो ऑप्शन सेकंड में ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। और सब लोगों को पता है कि भाई रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में मोस्टली ऑलमोस्ट सारे केसेस में रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नेक्स्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अमंग दी फॉलोइंग इज। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है भाई? वो रिएक्शंस या वो रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो एज वेल एज उसका ही क्या हो, रिडक्शन हो। तो हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात कर लें नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन NO2 में कितना आ गया? +4। NaNO2 निकाल लेना भाई, +4 +1 ये आ जाएगा +3 और ये आ जाएगा +6 5। तो +4 से +3 प्रोसेस कौन सा है? रिडक्शन। +4 से +5 प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन। तो अपना तो पहले ही आंसर हो गया। बाकी अगर चेक करेंगे सब में, तो बाकी सब में कैल्शियम कार्बोनेट +4 +4 ठीक है, कैल्शियम +2 तो ये होगा नहीं। N2 0 से ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। और क्लोरीन में ये आ जाएगा +5, ऑक्सीजन -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0। इसमें अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहे हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन केस नहीं बनेगा, तो इस वजह से ये आंसर भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट। pH of a resulting solution obtained by diluting 0.1 molar 100 ml NaCl solution। NaCl solution स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का सॉल्यूशन, इस टाइप के सॉल्यूशन का नेचर ऑलवेज क्या आता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल इसका मतलब अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूंगा तो pH कितना आ जाएगा? 7। सॉल्यूशन 2, तो इसमें 100 ml था, 100 ml में कितना डाल दिया? 1000 ml पानी डाल दिया। हाँ, 1000 ml कर दिया सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन को में कितना भी पानी डाल दो, कुछ भी करो, तो इट विल रिमेन न्यूट्रल। इसका pH चेंज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन 3। मैं एडिशनल पॉइंट याद रख लेना भाई, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है और तीसरा हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन, तीनों में पानी अगर हम ऐड करें, एडिशन ऑफ H2O आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। एसिडिक सॉल्यूशन में जब पानी ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बढ़ेगा, साथ की तरफ मूव करेगा, न्यूट्रल की तरफ, pH बढ़ेगा। बेसिक सॉल्यूशन में जब पानी ऐड करते हैं तो pH घटता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब पानी हम ऐड करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है। इसी केस का क्वेश्चन था NaCl, कितना भी पानी मिला दो सॉल्यूशन का pH सेम रहेगा, मतलब कितना? 7 कह रहा हूं। नेक्स्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आ गया आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। 3 एलिमेंट्स हैं P Q R, Q एज वेल एज R। इन तीनों के दिए हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, मतलब कि SRP वैल्यूज। P के लिए कितना दिया है? 0.81। Q के लिए कितना? -0.09 और इसके लिए -1.12। अच्छे से पता होगा यहाँ पे ये लोग क्या पूछ रहे हैं? रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर कैसे चेक की जाती थी भाई? रिड्यूसिंग पावर SRP के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब कि SRP जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उस एलिमेंट का उतना ज्यादा होगा। चेक करते हैं तीनों में से SRP मैक्सिमम किसका आ रहा है इसमें? P का आ रहा है, देन किसका आ रहा है? R का आ रहा है, देन किसका आ रहा है? Q का। तो इसका मतलब इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? Q देन R देन P, मतलब ऑप्शन 1। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स प्रोड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव का कोई मतलब नहीं है, मेनली ओजोनोलिसिस पे चले जाओ, रिडक्टिव ही होता है अगर हम जिंक की प्रेजेंस में कराते हैं, तो नॉर्मल ओजोनोलिसिस। ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है और उठा के देख लो, नीट में एज वेल एज चाहो तो जेई मेंस एडवांस कभी भी ले लो, एल्कीन्स के क्वेश्चंस आए ही आए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में करना क्या होता था? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करो,
और इस कार्बन को भी ऑक्सीजन दे दो, इस कार्बन को भी ऑक्सीजन दे दो, डबल बॉन्ड से लगा के। तो मेरे ख्याल से चेक कर लो भाई, ये कंपाउंड कौन सा बन गया है, CH3CHO एल्डिहाइड, CH3CHO ये भी एल्डिहाइड। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स प्रोड्यूसेस ओनली एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो पहला आंसर तो एकदम करेक्ट है, ये तो सिर्फ एल्डिहाइड देगा दोनों के दोनों। जबकि यहाँ पे हम लोग ब्रेक करें अगर यहाँ पे, तो ये तो ठीक है एल्डिहाइड देगा, जबकि ये क्या दे देगा, कीटोन, CH3CO CH3, तो कीटोन दे देगा। सिमिलरली ये भी कीटोन कीटोन देगा, और यहां से भी क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो ऑप्शन 2, 3, 4 नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन 1 आ जाएगा करेक्ट आंसर के केस में। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है, CRT बेस्ड चैप्टर है, जितना दिया है डेटा पढ़ के चले आओ, एज इट इज क्वेश्चन मिलते हैं, बड़ा इजी चैप्टर है ये। तो जरा एक काम करते हैं, इन तीनों की पोजीशन चेक करते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम है ना, बेरिलियम ऊपर आता है, और कैल्शियम के जस्ट नीचे कौन सा, पोटेशियम। इस टाइप पे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की पोजीशन का ऑलमोस्ट आइडिया होना चाहिए। तो खैर बेरिलियम हटाते हैं यहाँ से, हम बात करते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम। ऑब्वियसली मैग्नीशियम और पोटेशियम कैल्शियम, इन दोनों का पीरियड ज़्यादा है मैग्नीशियम से, तो इन दोनों की जो साइज होगा वो ऑब्वियसली मैग्नीशियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैग्नीशियम का साइज कम किस में है, इन दोनों में, तो या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन क्या होगा, 3। अब लेकिन बात कर रहे हैं आयंस की, तो अगर मैं इसकी बात करूं K+ आयन और दूसरा Ka2+ आयन, इन दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उसका साइज कम होता है, इस वजह से K+ का साइज ज्यादा होगा किससे, Ca2+ से। तो K+ देन Ca2+ देन Mg2+, मतलब आंसर कौन सा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मल्टीपल टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग टाइम पे। देखते हैं जरा फटाफट इसको। कोबाल्ट, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। कोबाल्ट का अगेन ऑक्सीडेशन नंबर +3, Ni +2, Mn का अगेन +2। तो हमें कोबाल्ट का देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, 27 में +3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से निकाल सकते हो सब लोग। तो कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर है, मतलब कि अगर मैं +3 की बात नहीं करूँ तो ये कितना आएगा, 4s2 3d7, +3 का मतलब 4s0, और 3d7 में से 3d6 बचा। 3d6 का अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूँ, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके साथ सब लोगों को पता है CFT में F- एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है ये बैक पेयरिंग नहीं करा सकता है। बैक पेयरिंग नहीं कराएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, सेम, मतलब 4। और जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2। n की वैल्यू 4 रख दो, ये कितना आ जाएगा, √24 बोर मैग्नेटॉन। इट मीन्स सबसे पहले तो COF6 3- की बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। मैं ऑप्शन सेकंड इधर लिख दे रहा हूं। ऑप्शन सेकंड के लिए या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर। बी के लिए दोनों में 1 दिया है, तो टाइम सेव करने के लिए हम बी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। सी और डी में से कोई ऑप्शन चेक कर लो, आंसर उसके बेसिस पे मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, निकेल वाला सी ऑप्शन चेक कर लें, Ni+2, Ni एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन नंबर +2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3d8। 3d8 का अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल्स में बना के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगेन Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वुड रिमेन सेम। सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, μ = √n+2, मैग्नेटिक मोमेंट का कितना आ जाएगा, ये √8। √8 का मतलब ऑप्शन कितना आ जाएगा इसका, फोर्थ। ए का सेकंड, सी का फोर्थ, ए का सेकंड, सी का फोर्थ, मतलब ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग दी फॉलोइंग इज, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है।
स्टेबिलिटी बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगेन, क्योंकि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आना ही आना है ये सब। तो H2O नॉर्मल सा लिगेंड है, F माइनस NH3 ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। ये आता है बाइडेंटेट की कैटेगरी में। पॉलीडेंटेट में जितने भी लिगेंड्स आते हैं, चाहे वो बाइडेंटेट हो, ट्राई हो, चाहे हेक्साडेंटेट हो, लाइक EDTA, ये सब के सब होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। क्या होते हैं ये? चिलेटिंग लिगेंड्स। डिस्टिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, और जितने भी कॉम्प्लेक्स में रिंग फॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। इस वजह से इसमें मोस्ट स्टेबल आ जाएगा, वो आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन 3। जहां जहां भी चिलेशन होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा, हर उस केस में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, कंपाउंड दिस C4H8O डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। ऑर्गेनिक में टॉलेंस एज वेल एज आइडोफॉर्म टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टॉलेंस टेस्ट इन जनरल, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल एल्डिहाइड्स देते हैं, और आयोडोफॉर्म टेस्ट इन जनरल कौन से देते हैं? कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके पास मिथाइल कीटोन वाला पार्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कंपाउंड है डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं होगा, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है मतलब कि ये पार्ट होगा। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है क्वेश्चन में एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए और मिथाइल कीटोन पार्ट होना चाहिए। इसमें एल्डिहाइड नहीं है, मिथाइल कीटोन पार्ट है, ये मिथाइल कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है, तो ये आंसर तो बिल्कुल हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें एल्डिहाइड होगा तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सवाल ही नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन ही नहीं है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट वाई ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शन। अच्छा, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और पता होगा sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन है इसका नेचर हल्का सा क्या होता है? एसिडिक। तो NH2 माइनस जो बेस है ये क्या करेगा? ये NH2 माइनस क्या है? बेस। बेस क्या करेगा? इस H प्लस को हटा देगा। H प्लस को हटाएगा तो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा ये अटैक करेगा इस CH3 पे। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस टाइप से लिख सकता हूँ 1 2 3, 1 2 3, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे किसका अटैक हो रहा है? CH3 आयोडीन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, और बीइंग अ बेटर लीविंग ग्रुप I नेगेटिव क्या हो जाएगा? बाहर। तो जो कंपाउंड बनेगा, 4 कार्बन तो सेम है, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा? कार्बन, मतलब कि 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट, प्रोडक्ट Z ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। तो सेम इसी टाइप के ऑर्गेनिक क्वेश्चन में आते हैं काफी बार, ढेर सारी रिएक्शन एक साथ पूछ लेते हैं। CH2OH मीडियम का नेचर एसिडिक है, जितने भी एल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, एलिफेटिक एल्कोहल्स। तो एसिडिक मीडियम में OH पे H प्लस प्रोटोनेट करेगा, इस OH को कर देगा बाहर, और बाहर करने के बाद इस पे क्या लग जाएगा? Br। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बनेगा? बेंजीन, और ये लग जाएगा CH2, और इसके साथ क्या? KCN की रिएक्शन कराने से Br की जगह क्या लग जाएगा? CH2CN, ट्रिपल बॉन्ड। इस Br को इस CN ने रिप्लेस कर दिया SN रिएक्शन के थ्रू या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। H3O प्लस, ये है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करके नाइट्रोजन की तरफ पार्शियल नेगेटिव जाएगा, जहां पे भी नेगेटिव जाएगा वहां पे पानी का H प्लस जाएगा। 3 बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब है 3 बार H, 3 बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब है इस तरफ पानी का कौन सा एंड? OH। ये कंपाउंड क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन। बेंजीन पे CH2C OH OH, ये कंपाउंड बन जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेम कार्बन पे जब 2 या 2 से ज्यादा OH अल्कोहल ग्रुप्स लगे होते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं, इमीडिएटली इनसे पानी हटा देना होता है। वैसे भी इसमें हीटिंग दिया था तो पानी, हीटिंग नहीं भी देता तो भी पानी हटा देना होता है।
तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, COOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन के पास CH2 और COOH, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट अमंग दी फॉलोइंग इज ऑफ। तो 4 एलिमेंट्स दिए हैं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। क्या क्या है, बोरॉन, इंडियम, थैलियम एंड गैलियम। तो ये तो डेटा तो ठीक है, याद रखना ही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी पड़ी होगी। रूम टेम्परेचर पे ये सेमी लिक्विड होता है गैलियम, और सेमी लिक्विड का मतलब है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम है, जबकि इन सब का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा। इट मींस इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। नेक्स्ट, एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 6s2 बिलोंग्स टू। तो इसमें 5d 4f ये आ चुके हैं सब शेल। तो माइंड में चलता है डाउट कि सर क्या करें, डी का लिखें कि एफ का लिखें। एफ की एंट्री हो चुकी तो डी भूल जाना। इट मीन्स कौन से ब्लॉक का हो जाएगा ये, एफ ब्लॉक का। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग दी फॉलोइंग इज। जीओसी का क्वेश्चन भी आता है ये। इस टाइप के क्वेश्चन जीओसी में भी डिस्कशन करने को मिलते हैं, एज वेल एज नाइट्रोजनस कंपाउंड में भी मिलते हैं, जहां पे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए मिली जाती है। जरा देखते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं क्या करना है। तो बेस के लिए हमें बेसिक सेंटर ढूंढना है। ये हो गया लोन पेयर, यहाँ पे ये हो गया लोन पेयर, यहाँ पे ये हो गया लोन पेयर, यहाँ पे ये हो गया लोन पेयर। ये लोन पेयर सारे के सारे बेसिक सेंटर हैं लुईस के अकॉर्डिंग। अब इनका नेचर चेक करते हैं। पहले वाले में सबको रेजोनेंस दिखाई पड़ गया होगा, डबल सिंगल लोन पेयर, मतलब कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको हम डीलोकलाइज लिख सकते हैं। डबल सिंगल लोन पेयर ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, डीलोकलाइज। डबल सिंगल लोन पेयर ये भी डीलोकलाइज। यहाँ पे कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, मतलब कि ये कैसा हो गया, लोकलाइज। लोकलाइज होने का मतलब है कि लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट है, और डीलोकलाइज होने का मतलब है कि लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट नहीं है। क्लियर बात है, जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट या साइज पे डिपेंडेंट हो, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर ये अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि इंटरनल एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो वो अमाउंट डिपेंडेंट होती है। इस वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल के अलावा एंथैल्पी ये सब भी क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन हैविंग द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, 12th फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे छोटा छोटा चैप्टर है, इवन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, इजी भी है। फ्रीजिंग पॉइंट, इन सारे केसेस में सब जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया है, 1 मोलल 1 मोलल 1 मोलल 1 मोलल। इसके लिए बड़ा सिंप्लीफाई करके बोल दे रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। आई है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन तो सबका सेम है, तो इसको तो हटा ही दें हम लोग, सिर्फ आई चेक करेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितने आयंस फर्निश करने जा रहा है। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए आई की वैल्यू 1। KCl के लिए एक K प्लस दूसरा Cl माइनस, दो आयन देगा, तो 100% डिसोसिएशन के लिए 2। एक यहाँ पे दो आयंस यहाँ से, आई की वैल्यू 3। Al2SO4 से 3 सल्फेट आयन, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन, तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी। इट मीन्स जिसका IC सबसे ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब जिसका I क्या होना चाहिए, सबसे कम। I सबसे कम किसका है, ऑप्शन 1, मतलब कि ग्लूकोज विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। सीधे सीधे हम रिएक्शन लिख के देखते हैं। कैल्शियम प्लस 2 कैल्शियम क्लोराइड से ये 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या फर्निश कर देगा, कैल्शियम डिपॉजिट कर देगा। क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोला, नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो हमें कैल्शियम के 2.5 मोल्स डिपॉजिट करने हैं। इनके लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। सिंपल सा मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबको पता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं,
1 मोल कैल्शियम 2+ आयन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तब जाके 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट होगा। इट मीन्स यूनिटरी मेथड के बेसिस पे 1 मोल के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो 2.5 मोल के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन ये होंगे। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 5 फेराडेज। करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ गिवन स्पीशीज। केमिकल बॉन्डिंग में MOT का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑलमोस्ट हर साल दूसरे साल इसी टॉपिक से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी बॉन्ड ऑर्डर, कभी बॉन्ड एनर्जी एंड सो ऑन। जनरली बच्चों से बोलता क्या हूँ कि इसमें याद रख लो भाई 14 इलेक्ट्रॉन्स, 15, 17, 18 और इसके ऊपर चलते हैं 13, 12, 11। 14 के लिए याद रख लो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.0 और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 0.5, 0.0, 1.5, 1.0, 0.0, 1.5, 1.0। क्वेश्चन में क्या है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब हमें सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 16। O2 2 - 16 में 2 ऐड कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से 15 सबसे पीछे आना चाहिए। O2, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ 18 सबसे पीछे आना चाहिए। 18 पीछे मतलब O2 2 - सबसे पीछे, O2 2 - सबसे पीछे यहाँ पे 4th। बाकी चेक करते हैं। 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद 15। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेन मैंने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन शेयर किए हैं, बट अगेन क्वेश्चन तुम लोग को पता है 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ही डिस्कस किया है, इसके अलावा भी ढेर सारा पार्ट है, थोड़ा सा पढ़ के जाना। तो गुड लक एंड ऑल दी बेस्ट फॉर नीट 2025। थैंक यू सो मच।